हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी। और हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 8। चैप्टर का नाम है विलेजेस, टाउन्स एंड ट्रेड, गांव, शहर और व्यापार। तो लास्ट वीडियो में चैप्टर 7 में हमने बात की थी मौर्यन डायनेस्टी के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद सम्राट बने थे उनके बेटे बिंदुसार, और फिर उसके बाद सम्राट बने थे बिंदुसार के बेटे सम्राट अशोक। जहां पर हमने ये भी डिस्कस किया था कि अशोक के साम्राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था, राज्य क्यों नहीं कहा जाता था, क्योंकि साम्राज्य का जो एरिया था वो बहुत बड़ा था। पूरे एरिया में 3 राजधानी थी, एक मेन राजधानी थी। इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि अशोक को एक महान सम्राट के नाम से क्यों जानते हैं। हमने उनके धम्मा के बारे में बात की थी, कलिंग युद्ध के बारे में बात की थी। लेकिन सम्राट अशोक के बाद जो भी सम्राट बने थे वो इतने शक्तिशाली नहीं थे, इतने पावरफुल नहीं थे। तो इसके बाद हम क्या देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य डिक्लाइन हो जाता है, मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। और जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है तो ये पूरा बड़ा साम्राज्य छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड हो जाता है। जो स्थानीय शक्तिशाली लोग थे वही राजा बन जाते हैं, और छोटे छोटे बहुत सारे राज्य हमें पूरे उपमहाद्वीप में देखने को मिलते हैं। एक तरफ हमने मौर्य साम्राज्य में डिस्कस किया था कि जो साम्राज्य का हिस्सा था, एरिया था, बहुत बड़ा था। वहीं जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है तो जो पूरा साम्राज्य है वो छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाता है। अब पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर बहुत से अलग अलग छोटे छोटे राज्य थे, जिनकी बात हम आज के इस चैप्टर में करेंगे। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में, उत्तर मौर्य काल के बारे में, यानी कि मौर्य साम्राज्य के टाइम पीरियड के बाद, मौर्य काल के बाद क्या हुआ पूरे उपमहाद्वीप में, ये सब डिस्कस करेंगे। और जानेंगे विलेजेस, टाउन्स एंड ट्रेड के बारे में कि गांव, शहर और व्यापार में मौर्य काल के बाद किस तरीके से चेंजेस आए, किस तरीके से परिवर्तन आए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और इस टॉपिक के नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से। कभी चाहकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो ये है भारतीय उपमहाद्वीप, जिसमें किसका शासन था, मौर्य साम्राज्य का शासन। लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का जो एरिया है वो मौर्य साम्राज्य के नियंत्रण में आता था। लेकिन जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तो बहुत से छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। तो अब हम उनके बारे में जानेंगे कि पूरे उपमहाद्वीप में कौन से छोटे छोटे राज्यों का शासन था। तो जो पाटलिपुत्र के आसपास का इलाका था वहां पर थे शुंग शासक। तो मगध और पाटलिपुत्र के आसपास के इलाके में शुंग वंश की स्थापना होती है। शुंग शासक यहाँ पर शासन करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम इलाके की, तो वहां पर थे कुषाण शासक, और भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी इलाके में थे शक शासक। तो ये तो हमने बात की नॉर्थ इंडिया के किंगडम्स के बारे में, डायनेस्टी के बारे में। इसके अलावा अगर साउथ इंडिया की तरफ चले तो साउथ इंडिया की स्टार्टिंग में थे सातवाहन शासक। इसके अलावा दक्षिण भारत की 3 और महत्वपूर्ण डायनेस्टी थी, 3 और महत्वपूर्ण शासक थे। वो कौन से थे? एक थे चेरा शासक, दूसरे थे पांड्या शासक और चोल शासक। तो इस तरीके से पूरे उपमहाद्वीप में छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई थी। नॉर्थ में हमने क्या देखा, नॉर्थ वेस्ट में कुषाण शासक, पश्चिम में शक शासक, पाटलिपुत्र और मगध के आसपास के इलाके में शुंग शासक, दक्षिण भारत की स्टार्टिंग में सातवाहन शासक, और दक्षिण भारत में चेरा शासक, पांड्या शासक और चोल शासक। तो दक्षिण भारत के ये 3 महत्वपूर्ण शासक थे, चेरा, चोल और पांड्या। इसके अलावा सातवाहन शासक। तो इस तरीके से मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद पूरे उपमहाद्वीप में छोटे छोटे राज्यों की, छोटी छोटी डायनेस्टीज की स्थापना हो गई थी। एक बड़ा साम्राज्य नहीं था, छोटे छोटे राज्य थे। तो इस पूरे टाइम पीरियड में, यानी कि मौर्य साम्राज्य के बाद वाले टाइम पीरियड में, लोहे के औजार और खेती में किस तरीके से चेंजेस आए थे, आयरन टूल्स और एग्रीकल्चर में क्या परिवर्तन आए थे। तो इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग तो 3000 साल पहले ही शुरू हो गया था। महापाषाण कब्रों में भी हमें लोहे के औजार और हथियार मिले थे बड़ी संख्या में, हमने डिस्कस किया था। करीब 2500 साल पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का हमें प्रमाण मिलता है। यानी कि महाजनपद वाले टाइम पीरियड में लोहे के औजारों का काफी ज्यादा प्रयोग होने लगा था, बहुत से औजार बनने लगे थे। और इससे क्या हुआ, इससे जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों के फाल बनाए गए। तो 3000 साल पहले शुरुआत होती है लोहे के प्रयोग की।
उसके बाद 2500 साल पहले यानी कि इसके 500 साल बाद क्या होता है, लोहे का काफी ज्यादा प्रयोग बढ़ने लगता है। लोग लोहे के औजार बनाने लगते हैं, उनका प्रयोग करने लगते हैं। अब लोहे के औजारों का प्रयोग किस लिए करते थे? जंगलों को साफ करने के लिए, खेती करने के लिए, कुल्हाड़ी और जुताई के लिए हलों के फाल बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? लोहे से बनाए जाते थे। तो इस तरीके से लोहे का प्रयोग बढ़ने लगा था। तो यहाँ पर जो खेतों की जुताई के लिए और जंगलों को साफ करने के लिए हम लोहे के हल और कुल्हाड़ियों का प्रयोग कर रहे थे। इससे क्या हुआ था? इससे कृषि उत्पादन बढ़ने लगा था, प्रोडक्शन बढ़ने लगा था। अब ज्यादा गेहूं उगा सकते हैं, ज्यादा चावल उगा सकते हैं, और भी जो सारी चीजें, जो सारी फसलें उगाई जाती थी, उनकी खेती में बढ़ोतरी होने लगी, उनका उत्पादन बढ़ने लगा। और वो किस लिए बढ़ने लगा? लोहे के औजार से। तो हमने क्या देखा? कृषि उत्पादन में लोहे के औजारों का रोल देखा। अब दूसरी हम बात करेंगे, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए एक और कदम उठाया गया था, और वो था सिंचाई यानी कि इरिगेशन। पहला कदम क्या था? पहला कदम था कि हमने लोहे के हल का प्रयोग किया, लोहे की कुल्हाड़ियों का प्रयोग किया, जिससे कि कृषि उत्पादन बढ़ा। लेकिन दूसरा कदम है सिंचाई, क्योंकि खेती में, कृषि उत्पादन में सिंचाई की भी जरूरत होती है। तो इसलिए कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई भी की जाने लगी, सिंचाई के लिए भी योजना बनाई जाने लगी। तो समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बना रहना मुश्किल था। अब ये जो छोटे छोटे किंगडम्स बनने लगे थे, छोटे छोटे राज्यों की स्थापना होने लगी थी भारत के अलग अलग इलाके में, तो ये जो राजा बने थे, अगर ये गांव का विकास नहीं करते तो ये राजा ज्यादा दिन तक नहीं बने रह सकते थे, क्योंकि राजा बने रहने के लिए टैक्स चाहिए, और टैक्स तभी मिलेगा जब प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो इन्होंने यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने की तरफ ध्यान दिया और सिंचाई की व्यवस्था की। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार, रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। और इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब, कृत्रिम जलाशय बनाए गए। तो सिंचाई के लिए जो उस टाइम के राजा थे, जो छोटे छोटे किंगडम स्टैब्लिश होने लगे थे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, उन्होंने क्या किया? नहरों की, कुओं की, तालाबों की व्यवस्था की। अलग अलग जगह पर कुएं बनवाए, तालाब बनवाए, जलाशय बनवाए, ताकि खेत में प्रॉपर इरिगेशन हो सके, प्रॉपर सिंचाई हो सके और कृषि प्रोडक्शन, कृषि उत्पादन बढ़ सके। तो यहाँ तक हमने क्या जाना? यहाँ तक हमने जाना कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे। तो सबसे पहला कदम क्या था? लोहे के औजारों का प्रयोग, लोहे के हलों का प्रयोग, लोहे की कुल्हाड़ी का प्रयोग। और दूसरा कदम क्या था? सिंचाई। सिंचाई के लिए जो राजा थे, उन्होंने नहरें, कुएं, तालाब और जलाशय बनवाए। तो इस तरीके से कृषि प्रोडक्शन बढ़ा। कहाँ पर? गांव में। इससे क्या हुआ? गांव समृद्ध हुए, गांव के लोगों के पास पैसा आया। तो अब नेक्स्ट हम जानेंगे कि गांव में कौन रहते थे, हु लिव्ड इन द विलेजेस। तो इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्से में अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तो यहाँ पर दक्षिणी भारत में भी और उत्तरी भारत में भी गांव में 3 तरह के लोग रहते थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तमिल क्षेत्र की। तमिल क्षेत्र का मतलब है साउथ इंडिया वाला पार्ट। तो साउथ इंडिया में बड़े भूस्वामी रहते थे, और बड़े भूस्वामियों को वेल्ला कहा जाता था। इसके अलावा साधारण हलवाहे भी थे। साधारण हलवाहों का मतलब है साधारण किसान, जिन्हें क्या कहा जाता था? उड़वार कहा जाता था। और कुछ भूमिहीन मजदूर, दास थे, जिन्हें कैटसियर और अधिमाई कहा जाता था। तो साउथ इंडिया में हमने 3 तरह के लोगों की बात की जो गांव में रहते थे। एक तो बड़े बड़े भूस्वामी थे। बड़े बड़े भूस्वामी का क्या मतलब है? जिनके पास बहुत सारी जमीन है, वो है गांव के बड़े भूस्वामी। तो जो भी बड़े भूस्वामी थे, जिनके पास बहुत सारी जमीन होती थी, उसे कहते थे वेल्ला। इसके अलावा एक नॉर्मल किसान भी थे, जिन्हें साधारण हलवाहे कहा जाता है, जिनके पास बहुत बड़ा लैंड एरिया नहीं होगा, जिनके पास छोटा लैंड एरिया होगा। तो उन लोगों को कहा जाता था उड़वार। इसके अलावा गांव में कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके पास जमीन नहीं थी, जिनके पास अपने खेत नहीं थे। तो ये लोग क्या काम करते होंगे? तो ये जो बड़े भूस्वामी हैं, ये इतनी बड़ी जमीन पर खुद तो खेती कर नहीं सकते, तो ये अपने पास इन भूमिहीन मजदूरों को रखते थे खेती करने के लिए। तो ये जो भूमिहीन मजदूर हैं, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, जो दूसरे की जमीन पर खेती करते थे, और जो दास होते थे, इन्हें कैडेसियर और अधिमाई कहा जाता था। तो इस तरह हमने बात की साउथ इंडिया में 3 तरह के लोगों की। दक्षिण भारत के अलावा देश के उत्तरी हिस्से में भी गांव थे, और वहां पर गांव में कौन लोग रहते थे? तो नॉर्थ इंडिया में गांव का प्रधान व्यक्ति होता था, जिसे ग्राम भोजक कहते थे। तो नॉर्थ इंडिया में जो गांव थे,
वहां पर गांव का एक प्रधान होता था जिसके पास बहुत सारी भूमि हो, तो उसे बना दिया जाता था गांव का प्रधान। और ये जो गांव का प्रधान व्यक्ति था इसे कहा जाता था ग्राम भोजक। तो अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, जैसे कि एक व्यक्ति है जो गांव का प्रधान है, आगे चलकर जो इसका बेटा होगा वो भी गांव का प्रधान बनेगा, फिर जो इसका बेटा होगा वो भी गांव का प्रधान बनेगा। तो इस तरह एक ही पीढ़ी के कई लोग गांव के प्रधान के पद पर रहते थे और इन्हें कहा जाता था ग्राम भोजक। तो ये पद अनुवांशिक था, यानी कि पिता से पुत्र को मिलता था। और ग्राम भोजक के पद पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, यानी गांव का ऐसा व्यक्ति जिसके पास सबसे ज्यादा लैंड एरिया हो, जिसके पास सबसे ज्यादा खेत हो। और इनका जो इतना बड़ा लैंड एरिया था, इतना बड़ा खेत का एरिया था, इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। और इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंपते थे और ये कभी न्यायाधीश तो कभी पुलिस का काम भी करते थे। जो व्यक्ति गांव का प्रधान है उसे क्या कहेंगे? ग्राम भोजक कहेंगे। और ये जो ग्राम भोजक का पद है ये अनुवांशिक है, क्योंकि ये जो ग्राम भोजक है ये बहुत पावरफुल है, पूरे गांव में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, सबसे ज्यादा जमीन भी इसी के पास है और इसके पास बहुत सारे नौकर चाकर, बहुत सारे मजदूर हैं। तो गांव में सभी लोग इसकी बात मानते थे जो ग्राम भोजक थे। तो राजा क्या कहते थे? तो राजा खुद टैक्स वसूलने तो जाएंगे नहीं गांव में, तो राजा ये ग्राम भोजकों को काम देते थे कि आप अपने गांव से टैक्स वसूलो और लाकर मुझे दो। तो राजा इस तरीके से गांव के प्रधान का प्रयोग करते थे टैक्स वसूलने के लिए। अब जो गांव का प्रधान है वो कभी न्यायाधीश तो कभी पुलिस भी बन जाता था। कैसे? अब एक गांव का सबसे पावरफुल व्यक्ति है, अगर कभी गांव में कोई लड़ाई झगड़े हुए दो लोगों के बीच या दो पार्टी के बीच, तो ये उनको सुलझाने का भी काम करते थे। तो इस तरीके से ये न्यायाधीश का काम भी करते थे, जज भी बन जाते थे। और अगर गांव में किसी ने क्राइम किया तो उसको सजा दिलाने का काम भी यही करते थे, तो इसलिए ये पुलिस का काम भी करते थे। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो राजा है वो गांव के प्रधान का किस तरीके से प्रयोग करते थे। तो कभी तो उनसे कर वसूलने का काम करवाते थे, कभी उनसे न्यायाधीश का काम करवाते थे, तो कभी उनसे पुलिस का काम करवाते थे। इस तरीके से जो नॉर्थ इंडिया में गांव के प्रधान थे उनका काम होता था और उन्हें ग्राम भोजक कहते थे। अब नॉर्थ इंडिया में ग्राम भोजकों के अलावा और भी किसान थे जिन्हें गृहपति कहा जाता था। अब इन्हें गृहपति क्यों कहा जाता था? क्योंकि किसान कौन थे? वो थे पुरुष, और जो समाज था वो पुरुष प्रधान समाज था। तो ये जो गृहपति हैं ये अपने पूरे घर के मुखिया थे, इसीलिए इन्हें गृहपति कहा जाता था। ये अपने घर के मुखिया थे। तो गांव में और भी जो छोटे छोटे स्वतंत्र किसान थे उन्हें गृहपति कहा जाता था। इनमें से ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अलावा कुछ स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी, ये दूसरे की जमीन पर नौकरी करते थे। इनमें दास कर्मकार आते हैं जिन्हें दूसरे की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। तो गांव में जो सबसे बड़ा किसान है जिसके पास बहुत सारी जमीन है उन्हें कहेंगे गांव का प्रधान या फिर ग्राम भोजक। इसके अलावा जो छोटे किसान है जिसके पास छोटा लैंड एरिया है और जो अपनी जमीन पर खेती करते हैं उन्हें कहते हैं गृहपति। अब कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनके पास कोई जमीन नहीं है, वो जो दूसरों की जमीन पर काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उन्हें कहा जाता है दास कर्मकार। तो ये दूसरे की जमीन पर खेती करके अपने पैसे कमाते थे और अपना गुजारा करते थे। इसके अलावा गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर, शिल्पकर ये कुछ लोग भी थे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया? यहाँ पे हमने डिस्कस किया नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बारे में। तो दक्षिण भारत के गांवों में वेला रहते थे, उड़वार रहते थे और दास, कैडिसियर और अधिमाई रहते थे। तो वेला थे बड़े भूस्वामी, उड़वार थे साधारण हलवाहे यानी कि साधारण किसान जो छोटे किसान थे, और थे दास जो भूमिहीन मजदूर थे जिन्हें कैडिसियर और अधिमाई कहा जाता था। अब उत्तर भारत के गांवों में भी लोग रहते थे जिन्हें क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक, गृहपति और दास कर्मकार। अब ये जो ग्राम भोजक थे इनका पद कैसा होता था? अनुवांशिक होता था, यानी कि एक बार अगर ये ग्राम प्रधान बन गए तो उसके बाद इनका बेटा बनेगा और फिर इनका बेटा बनेगा। तो इस तरीके से ये पद था अनुवांशिक। सबसे बड़े भूस्वामी होते थे गांव के, तो कर वसूलने का काम भी राजा इन्हीं को देते थे। ये कर वसूल के पूरे गांव से राजा को कर्जा कर देते थे और कभी न्यायाधीश का तो कभी पुलिस का काम भी करते थे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राचीनतम तमिल रचनाओं के बारे में, अर्लिएस्ट तमिल कंपोजिशन के बारे में। तो जो तमिल रचनाएं हैं वो कहाँ से रिलेटेड हैं? वो रिलेटेड हैं दक्षिण भारत से, साउथ इंडिया से। तो तमिल की सबसे प्राचीन रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है, संगम लिटरेचर कहा जाता है। और इनकी रचना कब हुई थी?
इनकी रचना हुई थी 2300 साल पहले। तब आप मुझे जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का कि संगम साहित्य की रचना तो 2300 साल पहले हुई थी, लेकिन अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? इसका जवाब आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। अब वापस से संगम लिटरेचर पर आ जाते हैं। तो जो संगम लिटरेचर है उसकी रचना हुई थी 2300 साल पहले, और इसे संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इसका संकलन किया गया था। तो उस समय का दक्षिण भारत का सबसे इंपॉर्टेंट नगर है, सबसे इंपॉर्टेंट जगह है मदुरै। तो मदुरै में कवियों का एक सम्मेलन होता था, यानी कि बहुत सारे कवि एक साथ ग्रुप में बैठते थे और उन कवियों ने मिलकर इस सम्मेलन में संकलन किया था, लिखा था संगम साहित्य को, संगम लिटरेचर को। तो इसीलिए इसे संगम कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कवियों ने इकट्ठे होकर मिलकर इसका संकलन किया था। और गांव में रहने वाले जिन तमिलों का नाम उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। तो अभी हमने बात की थी कि दक्षिण भारत के गांव में वेल्ला रहते हैं जो सबसे बड़े भूस्वामी होते हैं गांव के। इसके बाद जो साधारण किसान थे उड़वार कहते हैं उन्हें, कैडेसियर और अधिमई कहा जाता था दासों को। तो इन चीजों के बारे में हमें पता चला है संगम साहित्य से। तो ये सारे नाम हमें मिले हैं संगम साहित्य से। तो दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में हमें पता चलता है संगम लिटरेचर से। दक्षिण भारत के इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत क्या है? वो है संगम लिटरेचर, जिसकी रचना कब हुई थी? 2300 साल पहले। किसने की थी? कवियों ने की थी उस समय के। कहां पर की थी? मदुरै में की थी। तो संगम साहित्य को सबसे पुरानी तमिल रचनाओं के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सिक्कों के बारे में कि उस समय किस तरह के सिक्के चलते थे, उन्हें क्या कहते थे। तो पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं और सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। तो 500 साल तक कौन से सिक्के चले? आहत सिक्के चले। तो चांदी या तांबे के सिक्के पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। तो इस तरह के सिक्के होते थे चांदी या तांबे के। तो इनके ऊपर किसी भी डिजाइन को आहत करके बनाया जाता था, यानी कि पंच करके बनाया जाता था, एक छाप दी जाती थी इनके ऊपर, और इसीलिए इन्हें कहा जाता था पंच मार्क कॉइन। तो ये जो सिक्के थे, पंच मार्क कॉइन जो थे, ये काफी संख्या में, हजारों की संख्या में पुरातत्वविदों को मिले हैं और ये सबसे पुराने सिक्के थे जो 500 सालों तक चले थे। तो आहत सिक्कों के बारे में अब थोड़ा डिटेल में भी जानेंगे। तो आहत सिक्के जो थे वो सामान्यतः आयताकार, तो कभी कभी हमें गोल भी मिलते हैं, यानी कि कभी कभी तो ये सिक्के हमें रेक्टेंगुलर शेप के भी मिले हैं, लेकिन कभी कभी सर्कल में भी मिले हैं, राउंड शेप के भी मिले हैं। तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे, यानी कि किसी भी धातु से एक लेयर काटकर उस पर पंच करके निशान बनाए जाते थे, डिजाइन बनाए जाते थे। इन पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता था, बल्कि चिन्ह के ठप्पे लगाए जाते थे, इसीलिए इन्हें आहत सिक्के कहते हैं। तो पंच करके इन पर डिजाइन छापे जाते थे, इन पर कुछ लिखा नहीं जाता था, इसीलिए इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। और ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे थे। यानी कि पूरे उपमहाद्वीप में इस तरह के जो आहत सिक्के थे, पंच मार्क कॉइन थे, वो मिलते हैं हजारों की संख्या में और लगभग 500 सालों तक ये सिक्के चले थे। अब यहाँ पर हमें संगम साहित्य की एक छोटी सी पोयम दी गई है, जिससे हमें क्या पता चलेगा? विनिमय के अन्य साधनों के बारे में पता चलेगा। तो एक बार इस पोयम को पढ़ेंगे और फिर डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाए, शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। तो समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था, तो जो व्यापारी होते थे वो खेतों से सफेद धान लेके अपनी गाड़ियों पर रखकर नमक लेने के लिए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर सफेद धान के बदले क्या मिलता है? नमक मिलता है। तो ये जो व्यापारी हैं अगर वहां जाकर सफेद धान देंगे तो इसके बदले में उनको क्या मिलेगा? नमक मिलेगा। तो इस तरीके से एक चीज के बदले दूसरी चीज दी जाती थी। तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु मिलना। यहाँ पर अगर वो सफेद धान देंगे तो उनको क्या मिलेगा? नमक मिलेगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नगर के बारे में, अनेक गतिविधियों के केंद्र। तो जो नगर थे उसमें से एक ऐसा नगर था जो अनेक गतिविधियों का केंद्र था, और वो कौन सा नगर था? वो था मथुरा। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं,
तो जो मथुरा था वो बहुत से कारणों से महत्वपूर्ण था, और किन किन कारणों से महत्वपूर्ण था उनकी बात करेंगे अब हम। तो मथुरा जो है वो 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित है। तो कौन से रास्तों पर स्थित है मथुरा? मथुरा स्थित है उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। तो मथुरा कहाँ पर है? आज के उत्तर प्रदेश में है। तो इधर कहीं है मथुरा, अप्रोक्सीमेटली इधर पड़ेगा मथुरा। तो ये जो मथुरा है, अगर आप उत्तर से दक्षिण जाओगे तो भी मथुरा रास्ते में पड़ेगा, और अगर आप पश्चिम से पूरब की तरफ जाओगे तो भी मथुरा रास्ते में पड़ेगा। तो इस तरीके से व्यापार के लिए, यातायात के लिए, आने जाने के लिए मथुरा एक बहुत महत्वपूर्ण शहर था, एक बहुत महत्वपूर्ण नगर था। और मथुरा शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। किलेबंदी का क्या मतलब है कि शहर के चारों तरफ बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी की गई थी, और इस शहर में अनेक मंदिर भी थे। आसपास के किसान और पशुपालक शहर में रहने वाले लोगों के लिए भोजन जुटाते थे, यानी कि जो किसान थे वो खेती करते थे, और वहां पर जो पशुपालक थे वो भी शहर में जो लोग रहते थे मथुरा में उनके लिए खाना जुटाते थे। और मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र भी था। तो मथुरा में मूर्तियां बनाई जाती थी, इसलिए मथुरा इंपॉर्टेंट था। जो मथुरा है वहां पर बहुत से मंदिर थे, इसलिए मथुरा इंपॉर्टेंट था। और तीसरा, मथुरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट रास्ते पर था, उत्तर से दक्षिण जाने के लिए और पूरब से पश्चिम जाने के लिए। तो व्यापार और यातायात के अलावा मंदिर और मूर्तियों बनाने का केंद्र भी था। इसके अलावा 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बना था। जो कुषाण शासक थे, कुषाण शासक कहाँ पर थे? कुषाण शासक थे भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके में। तो उन्होंने 2000 साल पहले मथुरा को अपनी राजधानी भी बनाया था, और मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ पर हमें बौद्ध विहार भी मिलते हैं, जैन मंदिर भी मिलते हैं, और कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो कृष्ण भक्ति के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में तो हम मथुरा को आज भी जानते हैं। आज भी वहां पर कृष्ण जी की पूजा होती है, कृष्ण जी के बहुत सारे मंदिर हैं। इसके अलावा वहां पर बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी हैं। और मथुरा में हमें प्रस्तर खंड तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। तो इन अभिलेखों में क्या लिखा हुआ है? तो ये संक्षिप्त अभिलेख हैं। इनमें स्त्रियों और पुरुषों द्वारा मठों और मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख है। तो मथुरा से जो हमें अभिलेख मिले हैं उन पर क्या लिखा गया है? उन पर लिखा गया है लोगों के नाम। कौन से लोगों के नाम? जो दान देते थे, जो दान देकर मंदिर बनवाते थे, जो दान मठों में करते थे, उन लोगों के, उन स्त्री पुरुषों के नाम लिखे गए हैं इन अभिलेखों में। तो शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनार, लोहार, बुनकर, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वालों का उल्लेख मिलता है। इसका क्या मतलब है? ये सभी लोग मंदिरों में और मठों में दान किया करते थे, तभी तो इनका नाम अभिलेखों में लिखा गया है। तो मथुरा एक बहुत महत्वपूर्ण नगर था, बहुत महत्वपूर्ण शहर था। क्यों था? एक तो यातायात के लिए और व्यापार के लिए दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। अगर आपको उत्तर से दक्षिण जाना है और पूरब से पश्चिम जाना है तो बीच में मथुरा पड़ेगा, तो मथुरा से होते हुए जाना पड़ेगा, इसलिए मथुरा बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा मथुरा मूर्तियां बनाने का महत्वपूर्ण केंद्र था। बहुत अच्छी तरह की, अच्छे डिजाइन वाली, अच्छी क्वालिटी की हमें मूर्तियां कहाँ देखने को मिलती हैं? मथुरा में मिलती हैं। इसके अलावा हमें मथुरा से मिले हैं अभिलेख। इन अभिलेखों पर क्या होता था? लोगों के नाम होते थे। इन लोगों के नाम क्यों होते थे? क्योंकि ये मंदिरों में और मठों में दान करते थे, इसलिए इन लोगों के नाम अभिलेखों पर लिखे गए हैं, जो हमें कहाँ से मिलते हैं? मथुरा से मिलते हैं। और मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी था, बौद्ध विहार और जैन मंदिर के लिए और कृष्ण भक्ति के लिए भी। तो इस तरीके से मथुरा उस समय का एक इम्पॉर्टेंट नगर था, एक इम्पॉर्टेंट शहर था। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे शिल्प और शिल्पकार के बारे में, क्राफ्ट्स और क्राफ्ट पर्सन के बारे में। तो पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां से पुरातत्वविदों को शिल्पों के नमूने मिले हैं। तो क्या क्या मिला है पुरातत्वविदों को? मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें क्या कहा जाता था? उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था, क्योंकि ये उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं और ये काले और चमकीले होते थे, इसलिए इन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था। तो ये उस समय का सबसे इंपॉर्टेंट शिल्प है, सबसे इंपॉर्टेंट क्राफ्ट है। दूसरे शिल्पों के अवशेष बचे नहीं हैं। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़े का उत्पादन भी महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै में इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। किसके? कपड़ा बनाने के। तो कपड़ा बनाने के दो प्रसिद्ध केंद्र थे,
एक था उत्तरी भारत में वाराणसी और दूसरा था दक्षिणी भारत में मदुरै। मदुरै में इसके अलावा और क्या हुआ था? मदुरै में कपड़ा बनाने का केंद्र है। इसके अलावा मदुरै किसके लिए इंपॉर्टेंट है? मदुरै इंपॉर्टेंट है संगम लिटरेचर के लिए, क्योंकि मदुरै में ही कवियों का सम्मेलन हुआ था जहां पर संगम साहित्य की रचना की गई थी। तो इन कपड़ा उत्पादन केंद्रों में स्त्री और पुरुष दोनों काम करते थे। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि भारत के उत्तरी भाग में जो शिल्प था वो कौन सा फेमस था? वो था उत्तरी काले चमकीले पात्र। तो इस तरह के पात्र थे, ये हमें उत्तरी भारत से मिलते हैं, इसलिए इन्हें उत्तरी कहा जाता है। और ये काले चमकीले एकदम ब्लैक पॉलिश्ड पात्र हैं ये, इसीलिए इन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहते हैं। तो यहाँ पर आना था दक्षिणी भाग यानी कि दक्षिणी भारत। और दक्षिणी भारत किसके लिए फेमस था? जहां पर मदुरै में क्या होता था? कपड़े का उत्पादन होता था। और कपड़े का उत्पादन उत्तरी भारत के वाराणसी में भी होता था। तो उस समय के सबसे इंपॉर्टेंट शिल्प कौन से थे? एक तो था उत्तरी काले चमकीले पात्र और दूसरा है कपड़े का उत्पादन। तो अनेक शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे और इनके संघों को श्रेणी कहते थे। तो जो भी शिल्पकार थे, जो भी व्यापारी थे, उन्होंने अपने अपने यूनियन बना लिए थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि श्रेणी का संबंध किससे है? तो श्रेणी है शिल्पकार और व्यापारियों के संघ। जैसे आजकल ट्रेड यूनियन बना ली जाती है, जितने भी व्यापारी हैं वो अपना संघ बना लेते हैं, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। इसी तरीके से उस समय पर भी जो शिल्पकार और व्यापारी थे उन्होंने अपने अपने बड़े बड़े ग्रुप बना लिए थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। तो शिल्पकारों की एक अलग श्रेणी थी और व्यापारियों की एक अलग श्रेणी थी। जो शिल्पकारों की श्रेणी थी उसमें क्या काम होता था? उसका काम था प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना, तैयार माल को दूसरी जगह सप्लाई करना। तो ये काम था शिल्पकारों की श्रेणी का, कि जो भी शिल्पकारी करना चाहता है, एक तो उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, उन्हें कच्चा माल रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए और तैयार जब माल हो जाए तो उसका वितरण भी कराया जाता था। इसके अलावा व्यापारियों की भी श्रेणी थी। व्यापारियों की श्रेणी का व्यापारी संचालन करते थे और ये श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी। अब बैंकों के रूप में काम कैसे करती हैं? जैसे कि आजकल बैंक क्या करते हैं? बैंक लोगों के पैसे अपने पास डिपॉजिट रखते हैं और जो उनके पास पैसे होते हैं उनको वो लोन के रूप में देते हैं और जो लोन से ब्याज मिलता है वो अपने पास रख लेते हैं और जो लोगों ने पैसे अपने पास डिपॉजिट रखाए हुए हैं उनको भी कुछ ब्याज दे देते हैं। तो इस तरीके से उस समय पर भी बैंक काम करते थे। तो व्यापारियों की श्रेणी इस तरीके से ही बैंक के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ कमाने के लिए किया जाता था और उस लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था। जैसे कि आज हम सेविंग अकाउंट में अपने पैसे डिपॉजिट रखते हैं तो हमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है जो हमें बैंक देता है, तो उसी तरीके से उस समय पर भी होता था। तो जो प्रॉफिट का एक हिस्सा है वो मठ या फिर धार्मिक संस्थाओं को भी दान किया जाता था। तो ये जो श्रेणी है व्यापारियों की, इनको जो भी प्रॉफिट होता था, एक तो वो पैसे जमा करने वालों को ब्याज देते थे, इसके अलावा धार्मिक संस्थाओं में भी दान देते थे प्रॉफिट का एक हिस्सा। तो यहाँ अब तक हमने दो श्रेणी की बात की है, एक है शिल्पकारों की श्रेणी और दूसरी है व्यापारियों की श्रेणी। तो जो शिल्पकारों की श्रेणी है उसका क्या काम है? प्रशिक्षण देना। जैसे कि एक व्यक्ति है जो काले चमकीले पात्र बनाना चाहता है, तो पहले इस ग्रुप में उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर उसे कच्चा माल उपलब्ध कराया जाएगा और फिर जब वो माल तैयार करेगा तो उस माल का वितरण कराया जाएगा, उस माल को बेचा जाएगा, सप्लाई कराई जाएगी उस माल। तो इस तरीके से शिल्पकारों की श्रेणी काम करती थी। व्यापारियों की श्रेणी बैंकों के रूप में काम करती थी। लोग उनके पास अपने पैसे जमा रखते थे, जो पैसे जमा रखते थे उन्हें वो किसी को लोन के रूप में देते थे और उस लोन से जो इंटरेस्ट आता था उसका एक हिस्सा इन्हें दिया जाता था, एक हिस्सा धार्मिक संस्थाओं को दान कर देते थे और कुछ अपने पास रखते थे। अब थोड़ा डिटेल में जानेंगे उत्तरी काले चमकीले पात्र के बारे में, जिसे क्या कहते हैं? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर NBPW। तो एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाला तथा चमत्कार काली सतह वाला पात्र है। इसे बनाने के लिए मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रख दिया जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। अब जब मिट्टी के बर्तनों पर आप भट्टों पर रखेंगे तो उससे जलकर वो क्या हो जाएंगे? काले हो जाएंगे और इस तरीके से उनके ऊपर एक काली परत चढ़ जाती थी। तो इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जिससे कि वो शीशे की तरह चमकते थे। इसे क्या कहेंगे? हम पॉलिश कहेंगे। तो इसीलिए इन्हें नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर कहते हैं और ये है उनको बनाने का पूरा प्रोसेस। तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर के अलावा हमने क्या बात की थी? क्राफ्ट में कपड़ा बनाने की बात की थी कि कपड़े का उत्पादन भी होता था।
कहाँ पर होता था? वाराणसी और मदुरै में। तो यहाँ पर उसी के कुछ रूल दिए गए हैं। तो ये नियम हमें मिलते हैं अर्थशास्त्र के अध्याय 7 से। तो अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र लिखी थी कौटिल्य ने। उनकी एक फेमस बुक है जिससे हमें इतिहास के बारे में काफी कुछ जानने को मिलता है उस समय के। तो इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत कताई और बुनाई की जाती थी, किस तरीके से कपड़े का उत्पादन होता था। तो ऊन और पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ, सन को तैयार करने के कामों में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा वैश्याओं और राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। तो ये सभी लोग किस काम में थे? सभी लोग थे सूत कताई और बुनाई के काम में, यानी कि कपड़ा उत्पादन के काम में। इन्हें काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना होता था। तो जिस तरह का काम होगा उस तरह की इनको सैलरी दी जाती थी। और यहाँ पर एक चीज और हमने नोटिस की है कि ये सभी क्या है? फीमेल्स हैं। तो सभी ये फीमेल्स मिलकर काम करती थी कपड़ा बुनने का, सूत कताई का। तो जिस महिलाओं को बाहर निकालने की अनुमति नहीं है, जो महिलाएं कारखाने से बाहर नहीं जा सकती, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल भी उनसे भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखानों तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, यानी कि सुबह सुबह ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। तो यही उन्हें सैलरी मिलती थी। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है सुबह सुबह के टाइम पर। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है, इधर उधर की बातें करता है, तो उसे सजा मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर जब एक औरत तैयार माल को निरीक्षक के पास ले जाती है, जो पूरी तरीके से उनके माल को जांच परख के उन्हें पैसे देगा, अगर वो आदमी जो निरीक्षण कर रहा है वो उस औरत की तरफ देखेगा या उससे कोई इधर उधर की बात करेगा, तो उस आदमी को सजा मिलेगी। और अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया, किसी महिला ने अगर अपना काम पूरा नहीं किया, तो उसे जुर्माना देना होगा और इसके लिए उसका अंगूठा भी काट दिया जाता था। तो इस तरीके से कारखाने में सूत कताई का और बुनाई का काम होता था। प्रॉपर एक सिस्टम था। अगर कोई अपना काम नहीं करेगा, काम चोरी करेगा, तो उसे सजा भी दी जाती थी और काम के अकॉर्डिंग पैसे दिए जाते थे। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम चलता था कपड़ा उत्पादन में। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अरिकामेडु के बारे में। अ क्लोजर लुक अरिकामेडु। तो सबसे पहले मैप में देखेंगे कि अरिकामेडु है कहाँ। तो यहाँ पर साउथ इंडिया में है अरिकामेडु, जो कोस्ट लाइन के पास है। इसका मतलब ये समुद्र के तट के पास है, एक कोस्टल सेटलमेंट है। और यहाँ पर क्या होता था, जो समुद्र के रास्ते जितना भी व्यापार होता था जहाज से, तो यहाँ पर आकर जहाज रुकते थे और यहीं से उन जहाजों में माल रखा जाता था और फिर आगे दूसरे देशों में पहुंचाया जाता था। तो यहाँ पर क्या था? एक पोर्ट था, एक पत्तन था। और ये क्या है? कोस्टल सेटलमेंट है, यानी कि कोस्ट के पास में है, समुद्र के तट के पास में है। तो हमने अरिकामेडु की लोकेशन देख ली, कहाँ पर है? साउथ इंडिया में है और कोस्ट के पास में है। तो 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था, यानी कि एक कोस्टल सेटलमेंट था। अरिकामेडु क्या था? एक कोस्टल सेटलमेंट था। और कब? 2200 से 1900 साल पहले। और यहाँ पर दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे, यानी कि जो भी व्यापार होता था जहाज से, वो यहीं पर जहाज रुकते थे, यहीं पर उनसे माल उतारा जाता था और माल लोड भी यहीं से किया जाता था। तो इस तरीके से जो व्यापार होता था जहाज से, वो यहाँ पर आकर सारे जहाज रुकते थे जो भी दूर दूर देशों से आते थे। और हमें अरिकामेडु में ईंट से बना हुआ एक ढांचा मिला है। तो ये एक गोदाम रहा होगा उस समय का। तो हमें अरिकामेडु में एक ईंट से बना हुआ ढांचा मिला है। हो सकता है उस समय यहाँ पर एक गोदाम बनाया हो जहाँ पर माल रखा जाता हो और फिर यहाँ से आगे उस माल को जहाजों में रखकर व्यापार किया जाता होगा। तो इस तरह से एक गोदाम हमें मिला है। और यहाँ पर भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एफोरा जैसे पात्र मिले हैं। कहाँ पर? अरिकामेडु में। अरिकामेडु में हमें ऐसे पात्र मिले हैं जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र के थे। अब ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र ये है कहाँ? तो अगर वर्ल्ड मैप पर देखें तो यहाँ पर है मेडिटेरेनियन, यानी कि भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। और इसके आसपास का जो इलाका है, यहाँ पर कौन से पात्र मिलते थे? एफोरा पात्र। और यही पात्र हमें कहाँ से मिले हैं? अरिकामेडु से मिले हैं। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर कुछ तो लिंक था, इन दोनों इलाकों के बीच में व्यापार होता होगा, तभी तो जो यहाँ के पात्र हैं वो हमें इंडिया के अरिकामेडु से मिल रहे हैं। तो ये है भूमध्य सागर और ये है भूमध्य सागर के जो आसपास के देश हैं, जैसे कि इटली, फ्रांस, तुर्की, सीरिया, लीबिया, इजिप्ट, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को।
तो ये सभी जो देश हैं ये भूमध्य सागर के इलाके में आते हैं और यहाँ पर क्या मिलते थे, एफोरा पात्र मिलते थे जो हमें अरिकामेडू से भी मिले हैं। इसका मतलब इन इलाकों के बीच में और इंडिया के अरिकामेडू से व्यापार होता था। और ये है एफोरा पात्र, यानी कि ये इस तरीके का ब्लैक कलर का पोर्ट है जिसके दोनों साइड में क्या लगा हुआ है, हैंडल लगा हुआ है। और ये कहाँ पर पाया जाता था, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। और हमें कहाँ पर मिला है, अरिकामेडू में। इसका मतलब इन दोनों जगह पे व्यापार होता था। तो ये जो एफोरा पात्र है जो भूमध्य सागर क्षेत्र के हैं, इसमें क्या क्या रखा जाता था, इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते थे और इनमें दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्थे यानी कि हैंडल लगे होते थे। जैसे कि अभी हमने देखा कि दोनों तरफ हैंडल लगे हुए हैं और इसमें कुछ लिक्विड रखा जाता था जैसे कि शराब या फिर तेल। और इसके साथ ही यहाँ पर एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। तो एरेटाइन जैसी मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन मिले हैं और इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। तो इटली के एक शहर के नाम पर इनका नाम क्या रख दिया, एरेटाइन रख दिया और इन्हें कहते हैं एरेटाइन पात्र। और इन पर मुहर किस तरीके से लगाई जाती थी, मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। तो यानी कि गीली चिकनी मिट्टी पर उस मोहर को दबाकर बनाया जाता था, इस तरीके से उसकी छाप छोड़ दी जाती थी। तो हमें अरिकामेडू से ये सारी चीजें पता चलती हैं। अरिकामेडू क्या था, एक कोस्टल सेटलमेंट था, एक पोर्ट था जहां पर व्यापारी जहाज आकर रुकते थे, जहां से माल उतारा जाता था और माल को लोड किया जाता था। इसके अलावा हमें अरिकामेडू से एफोरा जैसे पात्र मिले हैं। एफोरा जैसे पात्र कहाँ के थे, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के थे। तो इसका मतलब भूमध्य सागरीय क्षेत्र और इंडिया के बीच में व्यापार होता था, तभी तो वहां का माल यहाँ मिला है। हो सकता है जो अरिकामेडू के लोग हैं वो वहां से खरीद कर लाते हों और यहाँ लाकर बेचते हों। और इसके अलावा हमें एरेटाइन पात्र भी मिले हैं जो कैसे होते हैं, लाल चमकदार बर्तन होते हैं। इसके अलावा हमें अरिकामेडू में कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था लेकिन वो यहीं बनाए जाते थे, यानी कि वो अरिकामेडू में ही बनाए जाते थे लेकिन डिजाइन कहाँ का था, रोम का था। और यहाँ पर रोमन लैम्प, शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले हैं। इसके साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं। तो इन कुंड में क्या होता था, इनमें कपड़ों की रंगाई का काम होता था। कपड़ों की रंगाई के पात्र रहे होंगे। तो कपड़ों की रंगाई के लिए यानी कि कपड़ों को कलर करने के लिए कुंड बनाए जाते थे और इन कुंडों के साक्ष्य हमें मिलते हैं अरिकामेडू से। और यहाँ पर शीशे अर्ध बहुमूल्य पत्थर से बन के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पर क्या क्या बनाया जाता था, शीशे बनाए जाते थे और बहुमूल्य पत्थरों से बन के बनाए जाते थे। तो इस तरीके से हमें पता चलता है अरिकामेडू के बारे में, जहां पर शीशे बनाए जाते थे, अर्ध बहुमूल्य पत्थर से मनके बनाए जाते थे। इसके अलावा अरिकामेडू से व्यापार होता था, जहाज उतरते थे। और हमें अरिकामेडू से ऐसी भी चीजें मिली हैं जिनका डिजाइन तो रोम का है, जैसे कि रोमन लैम्प, शीशे के बर्तन, लेकिन वो बनाए अरिकामेडू में ही जाते थे। तो इस तरीके से अरिकामेडू जो एक कोस्टल सेटलमेंट था, यहाँ पर ये सारी चीजें बनाई जाती थी और इनका व्यापार होता था। दूर देशों से यहाँ पर लाकर चीजें बेची जाती थी और यहाँ से दूर देशों में सामान भी बेचा जाता था। तो इस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, आयात निर्यात होता था। अब यहाँ पे एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया विवरण है। एक यूनान के नाविक हैं, यूनान के नाव चलाने वाले हैं, उन्होंने एक विवरण दिया है और उन्होंने बात की है बेरी गाजा यानी कि भरूच का यूनानी नाम है। बेरी गाजा की कहानी के बारे में बताया है। तो सबसे पहले बेरी गाजा कहाँ पर है उसकी लोकेशन देखेंगे। तो यहाँ पर गुजरात के पास में है भरूच और इसी का यूनानी नाम क्या है, बेरी गाजा। और यहाँ का जो विवरण दिया है वो एक यूनानी नाविक ने दिया है। तो यहाँ है भरूच यानी कि बेरी गाजा। तो बेरी गाजा के संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बेरी गाजा की खाड़ी कैसी है, संकरी है, यानी कि स्पेस कम है। तो समुद्र तो इतना खुला होता है, वहां पर जो लोग नाव चलाते हैं उनके लिए संकरी खाड़ी में नाव चलाना मुश्किल होता था। लेकिन राजा के द्वारा जो नियुक्त और कुशल अनुभवी स्थानीय मछुआरे होते थे वो यहाँ पर जहाज ला सकते थे, क्योंकि उन्हें इस संकरी खाड़ी में नाव चलाना आता था। और बेरी गाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुरखाज, कपड़े, सोने चांदी के सिक्के का आयात होता था। तो बेरी गाजा से इन सभी चीजों का आयात होता था, यानी कि ये सारी चीजें दूसरे देशों से मंगाई जाती थी। कहाँ पर, बेरी गाजा में, और इस तरीके से ये भारत में आती थी। और हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम, इत्र,
यहाँ से निर्यात किए जाते थे। यानी कि ये ऊपर जो भी चीजें लिखी हैं जैसे कि शराब, तांबा, टिन, ये वो चीजें हैं जो हम दूसरे देश से मंगाते थे, जो दूसरे देश से आती थी। और यहाँ पर ये जो जड़ी बूटियां, हाथी दांत हैं, ये हम बाहर के देशों में भेजते थे। इन चीजों का व्यापार किया जाता था, तो इनको बाहर, भारत से बाहर भेजा जाता था। तो इस तरीके से जो बेरी गाजा है एक पोर्ट है, वहां पर इन चीजों का आयात निर्यात होता था। बाहर के देशों से भी कुछ चीजें मंगाई जाती थी और भारत से भी कुछ चीजें निर्यात की जाती थी। और राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार भी लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। तो जो व्यापारी होते थे, जो व्यापार करते थे, यानी कि जो बाहर के दूसरे देशों से भारत में चीजें लाकर बेचते थे या फिर यहाँ की जो चीजें हैं वो दूसरे देशों में ले जाकर बेचते थे, वो होते थे व्यापारी। अब जो व्यापारी हैं वो व्यापार करते हैं, इसके अलावा वो राजा के लिए भी गिफ्ट्स लेकर आते थे और ये सभी गिफ्ट्स वो राजा को दिया करते थे। तो बेरी गाजा से आयात निर्यात होने वाली चीजों की सूची बनाओ। तो बेरी गाजा से आयात क्या होता था? आयात का मतलब है आना। तो बेरी गाजा से कौन सी चीजें भारत में आती थी? तो शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने, चांदी, ये सारी चीजों का आयात होता था। और निर्यात कौन सी चीजों का होता था? वो होता था जड़ी बूटियों का, हाथी दांत का, कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम, इत्र, इन सारी चीजों का। अब ऐसी दो चीजों के नाम बताओ जिनका उपयोग हड़प्पा युग में नहीं होता था। तो किन चीजों का उपयोग हड़प्पा युग में नहीं होता था? क्या रेशम का उपयोग हड़प्पा काल में हमने बात की थी? नहीं, रेशम की कोई बात नहीं की गई थी हड़प्पा सभ्यता के टाइम पर। तो एक चीज तो हो गई रेशम। इसके अलावा हमने पुखराज की बात भी नहीं की थी। इनमें से काफी ऐसी चीजें हैं जो हड़प्पा के टाइम पर यूज नहीं होती थी, लेकिन हमसे दो चीजें पूछी गई हैं। तो रेशम और पुखराज ऐसी दो चीजें हैं जो हड़प्पा के टाइम पर यूज नहीं होती थी, उनके बारे में लोगों को नहीं पता था। तो एक बार मैप को फिर से रिवाइज करेंगे। अभी तक हमने किन किन लोकेशंस के बारे में बात की है? हमने बात की है भारूच के बारे में, जिसे बेरी गाजा भी कहा जाता है। हमने जाना है अरिका मेडू के बारे में, जो एक कोस्टल सेटलमेंट है, एक पोर्ट है। इसके अलावा हमने मदुरै के बारे में भी बात की थी। मदुरै में क्या क्या होता था? मदुरै में कवियों का सम्मेलन हुआ था जिन्होंने संगम साहित्य की रचना की थी। इसके अलावा मदुरै में कपड़ों का उत्पादन भी होता था। तो मदुरै उस समय का एक इम्पॉर्टेंट शहर था साउथ इंडिया में। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्यापार और व्यापारियों के बारे में, ट्रेड के बारे में और ट्रेडर्स के बारे में। उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तनों, ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी टोकरियां, थालियां उपमहाद्वीप के अनेक पुरा स्थलों से मिली हैं। तो जो उत्तरी काले पॉलिश बर्तन हैं ये हमें कहाँ पर बनते हुए मिले थे? ये बनते थे नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में। लेकिन ये हमें पूरे उपमहाद्वीप में मिले हैं, यानी कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में मिले हैं। तो ये एक जगह बनते थे, लेकिन सभी जगहों पर कैसे पहुंच गए? ये पहुंच गए व्यापारियों की वजह से, क्योंकि व्यापारी क्या करते हैं, एक जगह से इनको खरीदते हैं और दूसरी जगह पर जाकर बेचते हैं और फिर सभी लोग इनका यूज करते हैं। तो इसीलिए ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि ये बर्तन बनते थे, वहां से व्यापारी उन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। तो इस तरीके से ये जो बर्तन है, उत्तरी काले पॉलिश बर्तन, ये पूरे उपमहाद्वीप में फैल गए। और जो दक्षिण भारत था वो सोने, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए बहुत फेमस था। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत किन चीजों के लिए फेमस था? तो दक्षिण भारत फेमस था सोने के लिए, मसालों के लिए, मसालों में भी स्पेशली काली मिर्च के लिए, और कीमती पत्थरों के लिए। और काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। तो काली मिर्च का जो व्यापार है वो दक्षिण भारत से रोमन साम्राज्य में होता था, क्योंकि रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की काफी वैल्यू थी, वहां पर लोगों की डिमांड थी काली मिर्च की, और काली मिर्च को वहां पर काले सोने के नाम से बुलाया जाता था। और व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। और व्यापारी जो क्या करते थे, यहाँ से सारी चीजें खरीद कर या तो समुद्री रास्तों से या फिर सड़क के रास्ते से उनको रोम पहुंचाते थे, इन सभी सामान को, इन सभी माल को। और दक्षिण भारत में हमें रोमन सिक्के भी मिले हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है कि दक्षिण भारत का रोमन साम्राज्य से बहुत अच्छा व्यापार था। अब यहाँ पर है इंडिया और इधर था रोमन एम्पायर। तो रोमन एम्पायर में काली मिर्च की डिमांड थी। काली मिर्च को वहां पर काले सोने के नाम से बुलाया जाता था, क्योंकि वहां पर काली मिर्च की बहुत ज्यादा डिमांड थी। तो इस तरीके से यहाँ तक व्यापार होता था। व्यापारी या तो समुद्र के रास्ते से या फिर जमीन, सड़क के रास्ते से व्यापार करते थे, माल का आयात निर्यात करते थे। और ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि हमें बहुत से रोमन सिक्के मिले हैं साउथ इंडिया में।
यानी कि वहां से व्यापार होता था और बदले में सिक्के मिलते थे। माल के बदले में जो पैसे होते थे वो सिक्के के रूप में होते थे। तो इस तरीके से जो रोमन सिक्के हैं वो हमें भारत में मिले हैं और इससे हमें पता चलता है कि भारत और रोमन साम्राज्य के बीच में बहुत अच्छा व्यापार था। तो व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे और दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। और इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण किया जाता था। तो यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो जो समुद्र के रास्ते से व्यापार करते थे वो मानसूनी हवा का फायदा उठाते थे। अब ये मानसूनी हवा क्या है, मॉनसून विंड्स क्या है? अब किसी व्यापारी को अफ्रीका के इस तट से भारत पहुंचना है तो वो मॉनसून विंड्स की हेल्प लेते थे। अब जो मॉनसून विंड्स होती हैं वो इस तरीके से चलती हैं और इस तरीके से भारत में एंटर करती हैं और इसकी वजह से भारत में बारिश होती है। अब इस तरीके से जब हवाएं चलती हैं तो यहाँ पर जो जहाज होते हैं वो हवा के रास्ते आसानी से भारत पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर जो जहाज है वो हवा के वजह से, हवा की बहाव की वजह से आसानी से भारत के तट पर पहुंच जाएंगे और इस तरीके से उनके लिए व्यापार करना आसान हो जाएगा। वो इजीली ज्यादा मेहनत के बिना पहुंच जाते थे। और जब ये मॉनसून विंड्स वापस जाती हैं इस तरीके से तो ये भी वापस जाते हैं इन विंड्स की हेल्प से, क्योंकि विंड वाली डायरेक्शन में ट्रेवल करना, जहाजों को आगे लेकर जाना इजी होता था। तो इस तरीके से जो व्यापारी थे वो मजबूत जहाज बनाते थे और मॉनसूनी हवा की हेल्प से व्यापार करते थे। मॉनसूनी हवा की हेल्प से भारत में एंट्री लेते थे। अब यहाँ पर व्यापार से जुड़ी एक कविता दी गई है जिससे हमें क्या पता चलेगा, व्यापार के बारे में पता चलेगा। और ये कविता है संगम साहित्य में लिखी हुई। संगम साहित्य जो रिलेटेड है साउथ इंडिया से। मदुरै में जो कवियों का सम्मेलन हुआ था उन्होंने संगम साहित्य की रचना की थी। तो संगम साहित्य से ही हमें ये कविता मिलती है। इसमें क्या लिखा है कि समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरिया, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियां, दक्षिणी सागर के मोती, पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खदान और म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। तो यहाँ ये जो पोयम है ये हमें क्या बताती है कि जो व्यापार होता था भारत से वो किन किन चीजों का होता था। वो होता था काली मिर्च का, रत्न और सोने का, चंदन की लकड़ियों का, मोती, मूंगे, फसल, खादान और दुर्लभ कीमती आयात, मिट्टी के बर्तन, इन सारी चीजों का आयात होता था। तो जो इतिहासकार हैं वो संगम साहित्य को पढ़ते हैं और उससे पता लगाते हैं कि किस तरीके से उस समय पर व्यापार हुआ करता था, किन चीजों का आयात निर्यात होता था। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे समुद्र तट से लगे राज्यों के बारे में, न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट। तो जो साउथ इंडिया में समुद्र तट से लगे राज्य हैं यहाँ पर उनके बारे में जानेंगे। तो इस उपमहाद्वीप में दक्षिणी भाग में एक बड़ा तटीय प्रदेश है। तटीय प्रदेश का क्या मतलब है, जो भाग समुद्र से लगा हुआ है। इनमें बहुत से पहाड़ हैं, पठार हैं, नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाके में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। तो साउथ इंडिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है कावेरी है, क्योंकि कावेरी नदी का जो मैदान है वो बहुत उपजाऊ है, बहुत फर्टाइल है, वहां पर खेती अच्छी होती है। और मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई थी। तो ये जो साउथ इंडिया के जो सरदार थे, जो राजा थे, वो काफी पावरफुल हो गए थे, उनके पास काफी संपत्ति आ गई थी। तो इसी तरीके से संगम कविताओं में हमें मुविंदार की चर्चा मिलती है। अब ये मुविंदार का क्या मतलब है? मुविंदार एक तमिल शब्द है और मुविंदार का मतलब होता है तीन मुखिया। तो साउथ इंडिया के तीन मुखिया थे, तीन इंपॉर्टेंट रूलर थे। और वो कौन से थे? तो इसका मतलब है तीन शासक परिवारों के मुखिया, तीन राजा जो थे चोल, चेर और पांड्या। तो मुविंदार का मतलब है तीन मुखिया, और वो तीन मुखिया, तीन राजा कौन है? वो है चोल, चेर और पांड्या। और ये करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। तो 2300 साल पहले दक्षिण भारत में बहुत पावरफुल जो किंगडम्स थी वो थी चोल, चेर और पांड्या की। ये तीन मुख्य राजा थे जिन्हें कहा जाता था मुविंदार। तो यहाँ से क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि मुविंदार का क्या मतलब है, मुविंदार में किन तीन शासकों की बात की गई है, किन तीन शासक परिवारों के मुखियाओं की बात की गई है, कब बात की गई है? तो वो बात की गई है चोल, चेर और पांड्या की।
और 2300 साल पहले। तो साउथ इंडिया में यहाँ पर था चोल किंगडम, इधर चेरा और यहाँ पर पांड्या। तो इस तरीके से साउथ इंडिया के ये 3 मुख्य राजा थे, 3 मुख्य किंगडम्स थी, चोल, चेर और पांड्या। और इन 3 मुखियाओं के अपने अपने 2-2 सत्ता के केंद्र थे। यानी कि अभी तक जब हमने किंगडम्स के बारे में, एम्पायर के बारे में पढ़ा था, तो हमने देखा था कि हर राज्य में एक राजधानी होती है जहां से जो राजा है वो अपना शासन चलाता है। लेकिन ये जो साउथ इंडिया के 3 मुख्य राजा हैं, इनकी एक राजधानी नहीं थी, इनकी 2-2 राजधानी थी, 2-2 सत्ता के केंद्र थे। तो इनमें से एक तो तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में। अब ये है साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में यहाँ पर है ये 3 किंगडम्स। अब ये जो पूरा इलाका है ये समुद्र के किनारे है, तो इन तीनों की 2-2 राजधानियां थी। एक तो इनकी होगी समुद्र के तट के पास और एक होगी इनकी अंदर के इलाके में। इस तरीके से तीनों मुख्य राजाओं की 2-2 राजधानियां थी, एक समुद्र के पास और एक अंदर वाले इलाके में, अंदरूनी हिस्से में। तो इस तरह टोटल हो गए 6 केंद्र। लेकिन इन 6 केंद्रों में 2 सबसे महत्वपूर्ण थे। एक है चोलों का पत्तन, पुहार या कावेरी पट्टनम। तो यानी कि एक जो चोल साम्राज्य है, एक तो उनका कोस्टल सेंटर है जो है कावेरी पट्टनम या फिर पुहार, और दूसरे थे पांड्या जिनकी राजधानी थी मदुरै। तो मदुरै और कावेरी पट्टनम ये 2 सेंटर्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, एक चोल और दूसरे पांड्या के। अब ये जो 3 मुखिया थे यानी कि चोल, चेर और पांड्या, ये लोगों से नियमित टैक्स नहीं लेते थे, बल्कि ये क्या लेते थे, लोगों से गिफ्ट्स लेते थे। तो नियमित रूप से ये कर न लेकर लोगों से गिफ्ट्स की डिमांड करते थे और कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। यानी कि किसी ऐसे इलाके में चले जाते थे जहां पर इनका शासन नहीं होता था और वहां पर जाकर ये लोगों से शुल्क वसूल कर लाते थे और इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे और बाकी अपने समर्थक, अपने रिश्तेदारों, सिपाहियों और कवियों के बीच में बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने इन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं भी लिखी हैं और इसके बदले में इनको कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ, सुंदर कपड़े दिया करते थे। तो ये लोगों से रेगुलर टैक्स नहीं लेते थे, बल्कि क्या लेते थे, गिफ्ट्स लेते थे। इसके अलावा ये जब सैनिक अभियान पर जाते थे तो वहां से भी लोगों से शुल्क वसूल कर लाते थे। अब जो पैसा मिला तो ये सारा पैसा अपने पास नहीं रखते थे, कुछ पैसा ये अपने समर्थकों को देते थे, कुछ पैसा अपने परिवार को, रिश्तेदारों को देते थे, थोड़ा सा सिपाहियों को देते थे और कवियों को भी पैसा बांट देते थे। क्योंकि जो कवि होते थे वो इनकी प्रशंसा में कविताएं लिखते थे, इनकी तारीफ करते थे कविताओं में, इसलिए ये कवियों को भी कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ, सुंदर कपड़े ये सब दिया करते थे। और लगभग 200 वर्ष बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। तो पश्चिम भारत में एक इम्पॉर्टेंट रूलर थे जो थे सातवाहन, और सातवाहनों के सबसे प्रमुख राजा कौन थे, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। तो इन्होंने अपने नाम के आगे लगाया है अपनी माँ का नाम और इनका रियल नेम क्या है, श्री सतकर्णी। उनके बारे में उनकी माँ गौतमी बालश्री द्वारा दान किए एक अभिलेख से पता चलता है। तो उनके बारे में हमें किससे पता चला है, एक अभिलेख से, क्योंकि उनकी माँ ने दान किया था और दान के बारे में अभिलेखों में लिखा जाता है कि किस किस ने कहाँ कहाँ पर दान किया है। तो इस अभिलेख से हमें पता चलता है सातवाहन शासक गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी के बारे में। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। तो जो सातवाहन शासक थे वो दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का क्या मतलब है कि दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। दक्षिण की तरफ अगर आपको एंट्री करनी है तो उसके बीच में आपको मिलेंगे सातवाहन शासक। अगर आपको दक्षिण भारत में जाना है तो आपको सातवाहन के राज्य से होते हुए जाना पड़ेगा और इसीलिए इन्हें दक्षिणापथ के स्वामी के नाम से जाना जाता है। और पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यह नाम प्रचलित था। श्री सतकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। तो ये हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि जो सातवाहन शासक थे वो दक्षिण भारत की एंट्री पॉइंट पर थे। इनका जो राज्य था वो दक्षिण भारत की स्टार्टिंग में था, तो इसीलिए इनको दक्षिणापथ के स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। और इस मैप में भी अगर देखें तो यहाँ पर हैं सातवाहन। तो अगर आपको साउथ इंडिया में जाना है तो इनसे होते हुए, इनके राज्य से होते हुए जाना होगा और इसीलिए ये दक्षिणापथ के स्वामी कहलाए। तो इस तरीके से यहाँ तक हमने डिस्कस किया समुद्र तट से लगे राज्यों के बारे में। तो समुद्र तट से कौन कौन से राज्य लगे थे, चोल, चेर, पांड्या और सातवाहन शासक। अब यहाँ पर दिया गया है रेशम मार्ग और कुषाण शासकों के बारे में। तो जो रेशम मार्ग था उस पर जो कुषाण शासक थे उन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, क्योंकि जो व्यापारी रेशम मार्ग से होते हुए जाते थे वो उनसे टैक्स वसूलते थे।
तो रेशम मार्ग कहाँ है, सबसे पहले ये जानेंगे। तो जो रेशम का उत्पादन होता था वो होता था चीन से, और चीन से ये व्यापारी दूसरे इलाकों में जाते थे और जाकर व्यापार करते थे। तो ये जो पूरा इलाका था ये आता था रेशम मार्ग में। तो इस पूरे एरिया पर, अब नॉर्थ इंडिया में यहाँ पर तो कुषाण शासक थे ही, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था रेशम मार्ग पर। तो कुछ शासक बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क, तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इनसे क्या मिलता था, व्यापारियों से इन्हें शुल्क मिलता था, गिफ्ट्स मिलते थे। तो इसी वजह से ये शासक बड़े बड़े हिस्सों पर, ऐसे रास्तों पर अपना नियंत्रण कर लेते थे। इसके बदले में ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों से आक्रमण की सुरक्षा देते थे, क्योंकि अगर व्यापारी कहीं जा रहे हैं, उनके पास माल है, तो हो सकता है लुटेरे चोर उनके ऊपर अटैक कर दें, उनका माल लूट कर ले जाएं। लेकिन अगर ये जो रास्ता है ये किसी राजा के नियंत्रण में आता है, तो यहाँ पर राजा अपनी सिक्योरिटी यहाँ पर लगाएगा। राजा इन व्यापारियों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा और बदले में ये लोग राजा को टैक्स देंगे, गिफ्ट्स देंगे। तो सिल्क रूट पर यानी कि रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध थे कुषाण शासक। 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था, और पेशावर और मथुरा ये दो इनके शक्तिशाली केंद्र थे, यानी कि मथुरा और पेशावर कुषाण शासकों की राजधानी थी, और तक्षशिला भी इन्हीं के राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तन तक जाती थी, और फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम और पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचाया जाता था। तो इस इलाके में थे कुषाण शासक। इधर से जो व्यापारी थे वो रेशम का व्यापार करते थे, तो इसलिए यहाँ से जो व्यापारी जाते थे कुषाण शासक उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे और बदले में उनसे टैक्स लेते थे। तो इसी के साथ यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, जिसमें हमने डिस्कस किया कि मौर्य साम्राज्य के बाद जो पूरा उपमहाद्वीप था वो छोटे छोटे किंगडम्स में बट गया था, छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था, और किस जगह कौन कौन से रूलर्स थे उनके बारे में हमने जाना। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज का भी फॉलो कर सकते हैं, और इस टॉपिक के नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से। तो अभी जाकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।